हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। शैक्षिक तकनीकी के पेपर की तैयारी की सीरीज में रिवीजन सीरीज का ये चौथा वीडियो है। मैं यहाँ पर तीसरी यूनिट की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। इस यूनिट में हम कंप्यूटर डिवाइसेस और शैक्षिक तकनीकों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कक्षा में संप्रेषण किया जाता है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? संप्रेषण मतलब है कम्युनिकेशन, बातचीत की जाती है। बातचीत किसके बीच में होगी? बातचीत हमारी बच्चों के और आपके बीच में होगी, यानी जो टीचर होगा और उसके बच्चों के बीच में होगी। तो ये शाब्दिक भी होती है, अशाब्दिक भी होती है, इसलिए ये इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, ऑप्शन सी सही होगा। डब्ल्यू का क्या तात्पर्य होता है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है जो कि इंटरनेट के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंटरनेट में सर्वर का क्या काम है? तो सर्वर जो इंटरनेट का होता है वो हमारा क्या काम करता है? तो सर्वर हमें बेसिक इन बैकग्राउंड देता है जिससे कि हम डेटा को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट का तात्पर्य क्या है? तो इंटरनेट का तात्पर्य एक कंप्यूटर नेटवर्क से है या वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क से है या वाइड कंप्यूटर नेटवर्क से है। तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड ये वर्ड होना जरूरी है क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब ही यही है। तो ऑप्शन ए सही करेंगे। इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण क्या है? तो इंटरनेट को चलाने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए? हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमको इस बात को समझना है कि हमें टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, मॉडेम चाहिए। मॉडेम हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए काम करता है। कंप्यूटर चाहिए जिस पे हम डेटा की बात करेंगे। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे हम अपने काम कर सकें। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एक निश्चित संदेश देता है। कौन निश्चित संदेश देता है? तो आपको याद रखना है, चित्र को कई तरीके से हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं। ग्राफ में बहुत सारे डेटाज होते हैं, डायरोमा में हमारी बहुत सारी पिक्स होती हैं, बट पोस्टर जो होता है, अब सपोज दैट किसी जगह पर एक पोस्टर लिखा हुआ है और ऐसे चौकोर सा बना हुआ है और वहां लिखा हुआ है जल ही जीवन है। अब मान लीजिए धरती बनी है और वहां लिखा है जल ही जीवन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपको और क्या समझ में आएगा? केवल एक ही बात समझ में आएगी कि पोस्टर एक मैसेज दे रहा है। आप याद रखिएगा, यहां पर वो शैक्षिक सामग्री की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका पोस्टर यानी बी सही हो जाएगा। बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सीपीयू का क्या काम है? तो सीपीयू हमारा ब्रेन है कंप्यूटर का और इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पे जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंटरनेट का उद्भव कहां से हुआ है? तो अर्पानेट के नाम से शुरुआत में जो हमारा प्रोग्रामिंग चलता था उससे इंटरनेट आया है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संप्रेषण का वह कौन सा माध्यम है जिसमें द्रव्य शब्द दोनों सामग्री शामिल होती हैं? तो यहां पर याद रखिएगा, फैक्स में हम प्रिंटेड मटेरियल को दूसरे के पास भेजते हैं। ईमेल में भी हमारी प्रिंटेड या मेल मटेरियल जाती है, बट ईमेल में हमारा साउंड नहीं है, यानी यहाँ पे हमारी बातचीत नहीं होगी। और जो हमारा फैक्स है उसमें भी साउंड नहीं है, लेकिन हमें दृश्य और श्रव्य दोनों चाहिए। तो हमारी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि वो जूम मीटिंग पूछ सकता है और वीडियो कॉलिंग पूछ सकता है। तो आपको जिसमें वॉइसेस भी समझ में आ रही हैं और पिक्चर्स भी आदमी की दिखती है, वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंटरनेट मेल पता के दो भाग होते हैं जिसमें एट रेट से अलग किया जाता है। एट रेट के बाद जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो हमारा एट रेट के बाद, जैसे सपोज दैट किसी की एट रेट जीमेल है, किसी के पास हॉटमेल है, किसी के पास कुछ और है, तो यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट होता है ये हमारा मेल बॉक्स है और इसे हम मेल बॉक्स के तौर पर जानते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, एट रेट के बाद अगर लिखा है जीमेल तो इसका मतलब वो जीमेल का मेल बॉक्स है। नेक्स्ट है, उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। ये बात किसने कही है? तो ये बात हमारी हेमन ने कही है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कंप्यूटर शैक्षिक तकनीक या हार्डवेयर के उपागम में सम्मिलित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर स्वतः पद्धति का एक उपकरण है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है। कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क भी कहते हैं, मानते हैं। कंप्यूटर पूर्व के व्यवहारों के आधार पर अनुदेशों का चयन नहीं करता है। तो कौन सी चीज यहाँ पर आपको सही लग रही है? तो जो पूर्व के व्यवहारों के आधार पर नहीं करना, ये बात हमारी सही नहीं है, क्योंकि
कंप्यूटर में बेसिकली अगर आप देखें तो जब आप सर्च करते हैं तो आपने प्रीवियसली जो सर्च किया होता है वो चीज आ रही होती है। इस समय अगर आप कंप्यूटर की बात देखें तो जो चीज आप ज्यादा देखते हैं रील्स में, आपको रील्स उसी तरीके की आने लगती हैं। तो इस तरीके की चीजें कंप्यूटर स्वतः आपकी पास्ट एक्टिविटी से क्लियर करता है। पूर्व में आपकी जो एक्टिविटी रही है उनके आधार पर ही आपको आगे वो चीजें सजेस्ट करता है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुदेशन के लिए कंप्यूटर का क्या कार्य है? तो ये सभी कार्य हैं, इसलिए डी सही हो जाएगा। अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण के लिए शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर का प्रयोग किसने किया? तो अनुदेशन तकनीकी के लिए सबसे पहले इसको शिक्षक के आधार पर स्टुल्रो और डेनियल डेविस ने किया है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टुल्रो और डेविस के कंप्यूटर शिक्षण प्रक्रिया को किस पक्ष में स्वीकृत किया जा सकता है? तो इसे हम मानने में अगर आते हैं तो इसे हम पूर्व अनुवर्ग शिक्षण पक्ष कहते हैं और अनुवर्ग शिक्षण पक्ष कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में क्या बात सही नहीं है? कंप्यूटर दो क्रियाएं शिक्षण और परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के प्रयोग से निर्देशन और परामर्श के लिए किया जाता है, हो सकता है। कंप्यूटर शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के पूर्व ज्ञान और प्रस्तुतिकरण के संबंध में निर्णय नहीं लेता है, ये बात भी उतनी ही सत्य है। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि क्या चीजें आ रही हैं। कंप्यूटर का प्रयोग अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा शोध कार्यों में अधिक किया जाता है, ये बात तो और सही हो जाती है। तो कंप्यूटर क्या नहीं करता है, इसके लिए हम देखें तो कंप्यूटर निर्देशन के लिए ये तो बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है और ये एक बात भी बिल्कुल सही है। तो हम ऑप्शन सी में देखें क्या चीजें हैं। तो कंप्यूटर शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के पूर्व ज्ञान और प्रस्तुतिकरण के संबंध में निर्णय नहीं लेता है, ये बात कंप्यूटर कहाँ करता है। इस कारण ऑप्शन सी का ही हम आंसर ठीक करेंगे, हम सी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है संप्रेषण मनोवैज्ञानिक स्तर है किसका? अदा, प्रदा एंड प्रोसेस तीनों का है, हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षण का प्रतिमान है जॉर्जिया प्रतिमान, शिक्षण महाविद्यालय प्रतिमान, मिशिगन स्टेट एंड फ्लोरिडा प्रतिमान, ये तीनों के तीनों शिक्षण प्रतिमान में आते हैं, इसलिए सभी सही हो जाएगा। संप्रेषण मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में किसने कहा है? मशीन और जीवों के नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान है, यानी संप्रेषण मनोविज्ञान क्या है? मशीनों और जीवों के नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान है। ये बात किसने कही है? तो ये बात हमारी डब्ल्यू वाइनर ने कही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में कौन समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक और परिमाणात्मक आधार प्रदान करता है? क्या चीज परिमाणात्मक आधार प्रदान करता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रशासन की समस्याएं हैं और वैज्ञानिक परिमाण के आधार पर हैं, तो इनके आधार पर क्या चीज होगी? तो क्या हम प्रशिक्षण दे के रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, प्रशिक्षण नहीं देखा जाएगा। संप्रेषण कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम प्रणाली विश्लेषण कर रहे हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि हम वर्तमान में जो सिस्टम है उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कहाँ कमियां हैं। प्रणाली विश्लेषण के क्षेत्र में शिक्षा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। किसने कहा कि संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों और संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं? तो ये कथन हमारे रेडफील्ड महोदय का है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। संदेश वाहन का तत्व है संवाद प्रेषक होना चाहिए, संवाद प्राप्तकर्ता और संवाद होना चाहिए, तीनों सही हैं, ऑप्शन डी टिक करेंगे। किसने कहा? अच्छे संदेश वाहक में विश्वास और आशा की जलवायु में ही पनपते हैं, यानी जो संदेश वाहन हैं जिनसे कि हम एक मैसेज लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो मैसेज हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो कब पनपेंगे और ये सही जलवायु में पनपते हैं, ये बात किसने कही है? तो ये बात हमारी F.E. फिशर ने कही है। किसका विचार है? संदेश वाहन में सबसे बड़ा शस्त्र, या यूं कहें संदेश वाहन की सफलता में सबसे बड़ी बाधा श्रम की ही होती है, यानी इसको चलाने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा श्रम चाहिए। तो ये बात W.H. व्हाइट ने कही है। संदेश वाहक का नियंत्रण है स्पष्टता की अवरोधकता, यानी स्पष्ट हो, एकरूपता हो और प्रसारण समय अनुकूलता हो, ये सभी सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसका विचार है? संदेश वाहन सुनना परम आवश्यक, अत्यंत कठिन और तिरस्कृत कला है। तो संदेश वाहन, अगर आपको कोई मैसेज दिया जाता है और उसमें कोई चीज कही जाती है तो वास्तव में उसका सुनना बहुत कठिन कला है। आप सब लोग जान रहे होंगे कि मैं आपको कितने सारे वीडियोस, कितने सारे कोर्सेज और कितना सारा कंटेंट देता रहता हूँ। अब कितना आप लोग देख रहे हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है कहना, बस ये आसान होता है कि सर आपका बताया हुआ आया नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पेपर नहीं बना रहा हूँ।
आप ये बात समझ लें, आपको अपने हिसाब से भी पढ़ना है और ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें आपके कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये बात अमेरिकन मैनेजमेंट रूसो ने कही है। नेक्स्ट है संदेश वहन के माध्यम से इसका अनुसार वर्ग है, तो संदेश वहन किस तरीके का हो सकता है? मौखिक संदेश वहन, सांकेतिक और लिखित सभी हो सकते हैं। ऑप्शन डी को सही कर देते हैं। संदेश की प्रकृति के अनुसार संदेश वहन का वर्ग है, औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। जो उद्देश्य पूर्ण होगा वो औपचारिक होगा, बिना उद्देश्य का अनौपचारिक होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूरवर्ती शिक्षा की मान्यता है कि आकाशवाणी, दूरदर्शन उपयोग हो, सामान्य शिक्षक उत्तम शिक्षक के रूप में प्रयोग करे और अनुदेशक में गुणात्मक और महत्वपूर्ण योगदान दिया जाए। उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूरवर्ती शिक्षा की विशेषता नहीं है। दूरवर्ती शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है? यह परंपरागत शिक्षा से भिन्न है, बिल्कुल सही है। शिक्षण विधियों और आयु की रचना में संप्रेषण माध्यमों को प्रधानता दी जाती है, बिल्कुल बात सही है। खुले अधिगम के लिए परिस्थितियां उत्पन्न नहीं की जाती, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां खुले अधिगम के लिए उत्पन्न की जाती हैं, आप फ्री होकर के इसमें सीखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है क्या नहीं है। दूरवर्ती शिक्षा का अंग है, तो खुला विश्वविद्यालय भी है, पत्राचार शिक्षा है, सतत और खुला अधिगम है। ऑप्शन डी सही कर देंगे। भारत में पहला उपग्रह इनसेट IA कब, या इसे इनसेट फर्स्ट ये कहा जाए, तो ये कब स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना का समय हमारा 1982 में है, इसलिए ऑप्शन सी को सही करेंगे। कंप्यूटर का आधारभूत तत्व है अदा पदा और प्रक्रिया। पक्का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कल IPO की प्रोसेस आएगी, आप ये मान लें। तकनीकी आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं? एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं, तो कंप्यूटर 2 प्रकार के हैं। ऑप्शन सी सही शेयर करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है, डिजिटल कंप्यूटर जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर होता है, ये सभी सही हैं, क्योंकि ये वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, जहाँ पर क्वेश्चन में नहीं आ जाए वहाँ पे आप सतर्क हो जाइएगा। कंप्यूटर के पास तेज गति से कार्य करने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। सूचना संजो कर रखने की अपार क्षमता। स्मरण शक्ति कमजोर होती है, कौन कहता है? यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्मरण शक्ति कमजोर नहीं होती है, ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI का प्रथम प्रयास किस सन में इलिनॉइस के विश्वविद्यालय में किया गया? तो जो हमारा CAI है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, इंस्ट्रक्शन है, इसको 1961 में इलिनॉइस विश्वविद्यालय में किया गया। सेंट स्टोलरो और डेनियल डेविस ने कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के विकास को किस सन में किया? तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन आपका 1965 में विकसित हुआ है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सह अनुदेशन की विशेषता है उपरोक्त सभी, क्योंकि कंप्यूटर के साथ काम करना है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की समस्या नहीं है। अगर पूछा जाता है कि ये इसमें कौन सी चीज समस्या नहीं है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसमें आपसे नहीं पूछता है उसमें आप बहुत सतर्क हो जाएं, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लग रहे होंगे और उल्टा पूछता है, इस कारण आप आंसर गलत लगा के आ जाते हैं। तो कंप्यूटर माध्यमों की तुलना में खर्चीला होता है, ये बात एक समस्या है, बिल्कुल सही बात है। महंगा है, समस्या है ये, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बात सही है और वो कह रहा है कौन सी सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर द्वारा छात्र अधिक समय तक कार्य करने के कारण नेत्र रोग से पीड़ित होता है, ये भी होता है, तो इस कारण ये भी आंसर नहीं हो सकता। कंप्यूटर चालित रखने के लिए विद्युत आपूर्ति एक बाधक तत्व है। परमानेंट लाइट की मैनेजमेंट कहाँ कर सकते हैं हम? तो ये तीनों की तीनों चीजें बिल्कुल सही हैं। इसके द्वारा आदमी से आदमी का संवाद बढ़ जाता है। बताइए क्या हो सकता है ऐसा? मशीन के माध्यम से आदमी से आदमी का संवाद बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संगणक का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है? तो संगणक आपका कंप्यूटर ही है और इसे हम उपरोक्त सभी को सही करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में महंगे उपकरण का प्रयोग होता है, तो कौन सा है? रिकॉर्डिंग टेप का, वीडियो रिकॉर्डर का या मॉनिटर का? तो ये सभी के सभी होते हैं और इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस प्रणाली द्वारा जानकारी और आंकड़ों को अंदर कंप्यूटर में भेजा जाता है? तो कंप्यूटर में अंदर भेजना है तो इन है। इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर। आप लोग इंग्लिश थोड़ी बहुत जानते होंगे, मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताना कर रहा हूं कि आपको नहीं आ रहा है। इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर। तो जहां पर कंप्यूटर में अंदर की बात आए वहां इनपुट और जहां बाहर की आए वहां आउटपुट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे कंप्यूटर में जानकारी और आंकड़ों को इकट्ठा करने किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो हमारा कंप्यूटर में हम आंकड़े को स्टोर करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं?
उस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए नियंत्रण प्रणाली नहीं है, ये प्रोसेसिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये याददाश्त है, इसे हम मेमोरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मेमोरी भी लिखा हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। मेमोरी, और मेमोरी कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है, ROM, RAM, रैम एंड रोम। ध्यान रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, 2 तरीके की मेमोरी होती है, याद रखिएगा। कंप्यूटर में जो केंद्रीय कार्य प्रणाली में सभी कार्यों को संचालित करती है वो क्या कहलाती है? तो जो वो प्रणाली है वो केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली कहलाएगी, या आउटपुट प्रणाली कहलाएगी, या नियंत्रण प्रणाली कहलाएगी? तो कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर इसे काम किया जाता है, तो इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पे जानते हैं। तो यहाँ पर ये नियंत्रण प्रणाली के रूप में काम करती है। तो जो सभी कार्यों को संचालित करता है वो नियंत्रण प्रणाली है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अवलोकन विधि में कौन सी अधिक प्रमाणित विधि है? तो अवलोकन विधि में आरसी प्रणाली, ईटी प्रणाली और फ्लैंडर्स प्रणाली सभी हैं, ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन IAPL की स्थापना कब और कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना 1966 में की गई है। एक बात याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट इस विषय पे पूछ रहे थे, मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन था। मैंने इसमें शुरुआत में आपसे ये बात बताई थी कि ये शायद 1970 के अप्रॉक्स है, तो 1970 ना होकर के ये 1966 है। इस बात को एक्सेप्ट मैं करता हूँ कि ये 1970 नहीं है, 1966 है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। वेब का आविष्कार जिनेवा के स्विट्जरलैंड में टिम बर्नर-लिन ने किया, तो किस सन में किया? तो ये तो आधी चीजें तो वो बता रहा है, तो टिम बर्नर-लिन ने इसे 1990 में वेब का आविष्कार किया था। निम्न में से वेब के संदर्भ में क्या बात सही है? तो सारी बातें सही हैं वेब के बारे में। और इंटरनेट का विकास कब हुआ है? तो इंटरनेट के विकास के सन को अगर हम देखें तो ये हमारा सन 1969 में इंटरनेट का विकास हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण है, सभी जरूरी हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंटरनेट की विशेषता है, विशेषताएं भी सभी हैं, ये सही हो जाएगा। क्या सही है? देखिए पूछ रहा क्या सही है, तो सारी की सारी चीजें तीनों सही हैं, इसलिए इसमें भी हम डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में क्या सही है? अगेन हम सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी चीजें जब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जानकारी में दिए गए हैं, और इनमें आपको चीजें पढ़नी है कि इंटरनेट कार्यालय में उपस्थित कंप्यूटर या नेटवर्क है जो इंटरनेट पूरे विश्व में फैलता है, कंप्यूटर का नेटवर्क है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक मेल में विभिन्न प्रकार के लिखित संदेश आते जाते हैं, बिल्कुल आते जाते हैं। ईमेल में संदेश प्रदान करने में बहुत कम समय लगता है, इसमें वार्तालाप नहीं हो पाता है, तो ईमेल में आप टॉकिंग नहीं कर पाते हैं, केवल मेल आते हैं, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ईमेल के संदर्भ में क्या सही है? तो ये सारी चीजें सही है। ईमेल कंप्यूटर सुविधा में होती है जो सर्वर से आती है। इंटरनेट में इस सुविधा लेनी हो तो इंटरनेट सेवा होना जरूरी है। ईमेल लिखा जाता है यूजर नेम एट डोमेन नेम ऑफ द साइट, तो डोमेन नेम जो होता है वो हमारा साइट का डोमेन नेम होता है, ये बात याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब टेली कम्युनिकेशन, तो ये ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, कंप्यूटर पर कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है छोटे पर्दे को बड़ा करके प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है? तो इसके लिए हम एपीडायस्कोप की बात करते हैं, जो छोटे पर्दे को बड़ा करके प्रदर्शित करता है, एक्सटेंडर का काम करता है ये, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का प्रकार नहीं है? यानी मल्टीमीडिया को किस उपकरण के द्वारा नहीं चलाया जाता है? तो यहाँ पर ध्वनि आधारित संलेखन नहीं हो पाता है। MPEG मुख्य रूप से है, तो MPEG क्या है? इस विषय पर आप देखें तो ये बिट स्ट्रीम विशिष्टता है, जो बिट कंप्यूटर की फ्रेमिंग होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे हम बिट में नापते हैं, जिसमें कि हम MB, GB, TB इसको देखते हैं, तो इसी तरीके से हम इसे नापते हैं, ये बढ़ती जाती है। निम्नलिखित में कौन सी छवि का प्रकार हानिपूर्वक संपीड़न का उपयोग करता है? यानी हानिपूर्ण संपीड़क कौन सा छवि प्रकार? छवि प्रकार का मतलब क्या है? इमेज। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? इमेज, यानी कौन सी फोटो का फॉर्मेट आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है? तो आप ये क्या जानते हैं कि इनमें से कौन है? तो जो JPG है
वो हानिपूर्ण संपीड़न का प्रयोग करता है, ये ध्यान रखिएगा। जेपीजी, जेपीईजी नहीं, और ये पीएनजी है, और ये जीआईएफ है, ये टीआईएफ है। नेक्स्ट है कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण के लिए किए गए शोध के बाद आउटपुट में क्या होता है? तो कार्य विश्लेषण के लिए अगर आप जो शोध करते हैं उसके बाद आउटपुट अगर आप लाते हैं तो क्या होता है? तो ये जो आउटपुट है कार्य शोधन के बाद, ये आपके पत्रिकाओं में भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी होता है, और इसका प्रकाशन भी हो सकता है। सभी को संभव होगा, ऑप्शन डी सही कर देंगे। मल्टीमीडिया विकास में प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, प्रोटोटाइप से संबंधित नहीं है। तो कौन सी चीज है जो प्रोटोटाइप से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आरेख प्रवाहित करें, जो फ्लो चार्ट्स हैं वो इससे संबंधित नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई की अवधारणा और निर्माण है। क्या है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? तो ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये हमारा एक डिजाइन मेकिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये स्क्रीन की डिजाइनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। यूजर इंटरफेस डिजाइन है कौन सा? उपयोगकर्ता के लिए डिजाइन, उपयोगकर्ता के लिए चित्रमय प्रतिनिधित्व, उपयोगकर्ता के लिए चित्रण। और इनमें से कौन सी चीज? तो इनमें से सभी तो है नहीं, तो हमें इसी को देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी चीज है। तो उपयोगकर्ता के लिए जो आप इमेज बनाते हैं वो हमारा जीयूआई होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। मुद्रण में प्रयोग किए जाने वाले सबसे अच्छे रंग का कोड क्या है? तो आप बताइए सबसे अच्छा रंग कौन सा होता है? तो यहाँ पर रंग के कोड के लिए आपको विबग्योर के कोडिफिकेशन को देखना पड़ेगा। डिफरेंट कोड्स होते हैं, वैसे यहाँ पर CMYK ये है आपका सबसे अच्छा रंग कोड माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब डिजाइनिंग उपकरण है? तो जब हम वेब डिजाइनिंग उपकरण के लिए काम करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, और ड्रीम व्यूअर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये HTML एक फाइल टाइप है, PHP भी एक फाइल टाइप के रूप में आता है, और MS वर्ड ये हमारा ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। एक छवि के अतिरिक्त किनारों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अगर छवि के अतिरिक्त किनारों के हटाने की प्रक्रिया को कहेंगे तो इसमें बैकग्राउंड उसने नहीं हटाया है तो ये रिमूव बीजी नहीं होगा। और छवि के किनारों को हटाने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्रॉपिंग के तौर पर लाते हैं। जब एक बड़ी सी इमेज होती है और उसमें से कुछ चीजें हम काट कर निकाल देते हैं तो उसे हम क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टीमीडिया से पूर्व उत्पादन से कौन संबंधित है? तो मल्टीमीडिया के पूर्व उत्पादन से कौन संबंधित है? तो मल्टीमीडिया के उत्पादन से पहले हम किन चीजों को देखते हैं? तो हम स्टोरी बोर्ड को देखते हैं। फाइल संपीड़न का सही शब्द क्या है? तो संपीड़न जो होता है ये फाइल के साइज को कम करने के लिए आता है, तो आकार कम करने को संपीड़न कहते हैं। संपीड़न का इंग्लिश कॉम्प्रेशन है, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रेस कर देना, फाइल को छोटा कर देना कॉम्प्रेशन है, इसे संपीड़न कहते हैं। RGB में बी क्या है? तो ये जो R है, R फॉर रेड है, G फॉर ग्रीन है, और B फॉर ब्लू है। ये कलर्स नेम है, ये बात याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे रंग के लिए पूछा गया है ब्लू के लिए, बी के लिए, तो ब्लू मतलब नीला होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रंग का कोड FF40 किस में दर्शाते हैं? तो रंग के कोड के लिए विशेष आप ध्यान दे लीजिए, ये विबग्योर में सबसे टॉप कलर का जिसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, प्रसार ज्यादा होता है, वो रेड कलर का होता है। इसीलिए खतरे के निशानों का प्रयोग करने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं, और इसे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में जाना जाता है, तो क्या होता है? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में आयाम को जाना जाता है। ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, ये आयाम एक फ्रेमिंग के सेंस में होता है। नेक्स्ट है जो वीडियो प्रारूप नहीं है, तो 3GP वीडियो प्रारूप है, MP4 वीडियो प्रारूप है, AVI वीडियो प्रारूप है, PNG एक इमेज प्रारूप है, ये बात ध्यान रखिएगा, इमेज प्रारूप है PNG। इस कारण ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संग्रहित जानकारी का छोटा रूप होता है, तो जो हमारी स्टोर्ड जानकारी है उसका छोटा रूप जो होगा वो हमारी फाइल होगी, और ये फाइलें जो होंगी इनको कहाँ रखा जाएगा? तो इनको फोल्डर में रखा जाएगा। और फोल्डर कहाँ होंगे?
फ़ोल्डर ड्राइव में होंगे। तो ये आप ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा कंप्यूटर का एक ड्राइव है, इस ड्राइव में छोटे-छोटे फ़ोल्डर्स होंगे और इन फ़ोल्डर्स में छोटी-छोटी फ़ाइल्स होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ड्राइव, फिर फ़ोल्डर, फिर फ़ाइल, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है वेबसाइट में पहले पेज को क्या कहा जाता है? तो जो पहला पेज होता है वेबसाइट का उसे हम होम पेज कहते हैं, जहाँ पर सारे लोग सबसे पहले आते हैं। सिस्टम आरेख, प्रवाह चार्ट और स्टोरी बोर्ड किससे संबंधित हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी योजना की संरचना से संबंधित हैं, शिक्षण प्रक्रिया से। हाइपरमीडिया में कौन-सी मीडिया है? तो जो हाइपरमीडिया टेक्स्ट होता है, वो इंटरैक्टिव मीडिया होती है और इसमें हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। डिजिटाइज़ेशन का क्या मतलब है? तो डिजिटाइज़िंग का मतलब होता है कि हम एनालॉग ऑडियो को डिजिटल ऑडियो में बदलने की कोशिश करते हैं, यानी नॉर्मल ऑडियो को हम और नॉर्मल ऑडियो को, जो कि मैं इस समय कर रहा हूँ, मैं वॉइस ओवर डाल रहा हूँ अगर इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते समय, तो ये मैं एनालॉग ऑडियो जो मेरी आवाज़ है, उसको मैं डिजिटल माध्यम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जिससे कि आप इसे अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे देख सकें। इसे हम डिजिटाइज़ेशन कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विशेष प्रकार के दृश्य के भीतर अंधेरे और चमक के विभिन्न स्तरों के उभार को क्या कहते हैं? तो अगर आप वहाँ पर अंधेरे और उजाले के डिफरेंट एरिया को लेकर के आएँगे, तो उसे हम कंट्रास्ट का नाम देंगे, अपोजिट कंट्रास्ट किया जाता है। नेक्स्ट होता है पहलू अनुपात का क्या अर्थ है? तो पहलू अनुपात का अर्थ है लंबाई-चौड़ाई की जो मेन फ्रेम है, उसको आप किस तरीके का अनुपात बनाएँगे, तो लंबाई-चौड़ाई की ऊँचाई का अनुपात। तो ये हमारा पहलू अनुपात हो गया। जीयूआई एंड सीएलआई क्या है? तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस एंड क्लाइंट यूजर इंटरफेस। तो ये क्या हैं? इंटरफेस के प्रकार हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो मेल से हम वीडियो क्लिप्स, ग्राफिक्स और मैसेजेस भेज सकते हैं, सभी टिक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही करेंगे। कंप्यूटर से एक ही समय में अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? तो जब कंप्यूटर के साथ एक कंप्यूटर में हम बहुत सारे काम करते हैं, तो वो हमारी मल्टीमीडिया कहलाती है। नेक्स्ट है डिजिटल फोटो और स्क्रीन पर किए गए इमेज को बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफ, जीआईएफ जैसे एक्सटेंशन के साथ ग्राफिक यूजर के रूप में स्टोर किया जाता है। तो ये किस उसमें होते हैं? तो इनकी कंडीशन आपको ये है कि ये बिट मैप के अकॉर्डिंग स्टोर किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ पर मोशन पिक्चर में हम वो कर रहे हैं, वहाँ पर हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एडोब हो सकता है, फिल्मोरा हो सकता है, वर्तमान में हम वीएन हो सकता है, काइनमास्टर होता है, इनशॉट होता है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में मल्टीमीडिया के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? तो मल्टीमीडिया के सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, सब कुछ भेजा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम वीडियो के रूप में फाइल के साइज को कैसे कम करते हैं? कंप्रेस करके, दबा करके। कंप्रेस मतलब दबाना, ये बात याद रखेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो साइज का फॉर्मेट बदलेगा। जेपीईजी का पूरा नाम क्या है? तो जेपीईजी के फुल फॉर्म को आप देख लीजिए, तो यहाँ पर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ये इसकी क्वालिटी होती है। 2 या 2 से ज़्यादा इमेज को मिलाकर के एक नई इमेज बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो जब हम एक से ज़्यादा फ़ोटोज़ को एक साथ मिक्स करके इसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम मॉर्फिंग कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीआईएफ का पूरा नाम क्या है? तो जीआईएफ के पूरे नाम के रूप में ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, जिसमें कि ग्राफ में चेंज होता है। यानी जीआईएफ जो होता है, वो एक पिक्चर कुछ ही सेकंड में दूसरी पिक्चर्स में बदलती है और ये इतनी जल्दी बदलती है कि ऐसा लगता है जैसे ये वीडियो है। निम्नलिखित में किस प्रकार के कॉम्प्रिहेंशन में क्वालिटी का लॉस या हानि हो जाता है? तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट बेस में कॉम्प्रेशन करते हैं, अगर आप लॉसी कॉम्प्रेशन करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्वालिटी का लॉस हो जाएगा, यानी उसकी क्वालिटी घट जाएगी। एमएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमएमएस का फुल फॉर्म हमारा मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम होता है।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो कॉम्प्रेशन में कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हम वीडियो कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो हम 2 तरीके के वीडियो कॉम्प्रेशन कर सकते हैं। कौन सी इमेज फाइल लॉसी फॉर्मेट होती है? तो अगर हमारी इमेज फाइल जेपीईजी है तो उसके लॉसी फॉर्मेट होते हैं, यानी वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर घट जाती है। बड़े MP4 के वीडियो को जेपीईजी इमेज में हम बहुत कम साइज में स्टोर कर सकते हैं। 3D एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए कितने स्टेप लगाते हैं? तो जब हम 3D एनिमेशन क्रिएट करेंगे तो हमें मिनिमम 3 एनिमेशन लगाने पड़ेंगे। एनालॉग वेव्स, एनालॉग तरंगों को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने को क्या कहते हैं? तो एनालॉग तरंगों को अगर आप डिजिटल फॉर्म में बदल रहे हैं तो इसे हम साउंड फोर्ज यानी साउंड क्रिएट करना कहलाते हैं। फोर्ज मतलब क्रिएट करना और साउंड मतलब आवाज। इमेज के सबसे छोटे वर्जन को क्या कहते हैं? तो इमेज का जो सबसे छोटा फॉर्म होगा उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम थंबनेल के रूप में जानते हैं। वीडियो में निम्नलिखित में किसके सीक्वेंस से मिलकर के बनती है? तो जो वीडियो होता है वो पिक्चर्स को किस उसमें लगाया जाए, तो ये फ्रेम में बनाई जाती है, यानी टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमेज को जब हम टाइम फ्रेम में सेट करते हैं तो हमारी वीडियो इमेज बनती है। एमपीईजी को निम्नलिखित में कंप्रेस करने के लिए क्या किया जाता है? तो एमपीईजी से हम कंप्रेशन करते हैं, वीडियो का कंप्रेशन हम एमपीईजी से करते हैं। पीएनजी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएनजी के फुल फॉर्म के रूप में हम अगर देखें तो पीएनजी का मतलब है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। निम्नलिखित में मल्टीमीडिया सिस्टम की विशेषता क्या होती है? तो मल्टीमीडिया सिस्टम हाई स्टोरेज होता है और हाई डेटा रेट लेता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एआईएफएफ का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट के नाम से जानते हैं या ऑडियो इंटरचेंज फाइल फोल्डर के नाम से जानते हैं? तो इसे हम ऑडियो इंटरचेंज फाइल फोल्डर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, किस कंपनी में एयू ऑडियो कैसेट को फॉर्मेट को विकसित किया? तो एयू ऑडियो कैसेट का फॉर्मेट कंपनी ने जो शुरुआत में विकसित किया था वो हमारी कंपनी का नाम सन था। शुरुआत में ऑडियो कैसेट इस कंपनी के द्वारा विकसित की गई थी। मिडी का पूरा नाम क्या है? तो मिडी का नाम है म्यूजिकल इंटरनेट डिजिटल इंटरफेस। निम्नलिखित में किस ऑडियो फॉर्मेट को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो ऑडियो फॉर्मेट विकसित किया गया है वो डब्ल्यूएवी है। एंड कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे छोटे पॉइंट को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन का जो सबसे छोटे से छोटा पॉइंट होता है उसे हम पिक्सेल कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब हम फोटो को बड़ा करते हैं तो पिक्सल फट जाते हैं। इस तरीके से पिक्सल का बड़ा करना जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये पिक्सल का बड़ा होना है। एवीआई का पूरा नाम क्या है? तो एवीआई जो हमारा ऑडियो वीडियो इंटरवील्ड है, तो ये इंटरलीव्ड है। ये ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड को हम एवीआई कहते हैं। एमपीईजी का पूरा नाम क्या है? तो एमपीईजी का पूरा नाम है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। किस कंपनी ने क्विक टाइम फॉर्मेट को विकसित किया है? तो क्विक टाइम फॉर्मेट को विकसित करने वाली कंपनी एप्पल है। वीआरएमएल का पूरा नाम क्या है? तो वीआरएमएल का पूरा नाम हमारा वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये ऑप्शन बी हो जाता है। सीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीबीटी के फुल फॉर्म के लिए हमें कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग का नाम आता है, तो इसे हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कहते हैं। एवीआई फॉर्मेट में स्टोर हुई वीडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? यानी अगर हम एवीआई फॉर्म में अगर कोई फाइल सेव करेंगे तो उसमें .avi लग करके आ जाएगा। ये हर जगह पर होगा, जिस फॉर्मेट में फाइल सेव होगी उसका डॉट करके लिख जाता है। निम्नलिखित में कौन सी फाइल में सबसे ज़्यादा कठिन तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो कौन सी फाइल जो सबसे ज़्यादा कठिन तकनीक का प्रयोग की जाती है वो जेपीजी फाइल होती है। तो इस तरीके से हम इसको जेपीजी को टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है, फोटोग्राफिक कार्य के लिए सबसे अच्छा कौन सा कार्य नहीं होता है? तो फोटोग्राफिक कार्य के लिए हमारा जेपीजी अच्छा कार्य नहीं करता है।
सरकार द्वारा आईसीटी के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट का प्रावधान है? तो 3% बजट सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो इसके लिए हम राजीव गांधी को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कंप्यूटर को यहाँ पर लॉन्च किया था। भारतवर्ष में ई गवर्नेंस को किस वर्ष के रूप में मनाया गया, या किस वर्ष को ई गवर्नेंस के रूप में मनाया गया है? तो 2001 को हम ई गवर्नेंस के रूप में मनाते हैं। एनईएफ का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो एनईएफ का आयोजन हमारा उदयपुर में हुआ था। ई डिस्ट्रिक्ट कौन से जिलों में संचालित हैं? ई डिस्ट्रिक्ट का मतलब जहां पर उस डिस्ट्रिक्ट की पूरी जानकारी डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, तो अजमेर और जोधपुर में ये संचालित हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ कब हुआ है? तो ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2002 को किया गया है। ई गवर्नेंस के तहत कौन सी सेवाएं प्रचलित हैं? तो भामाशाह, एजुकेशन पोर्टल, ई मित्र सभी संचालित हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रजातंत्र के कार्य के रूप में सूचना और प्रौद्योगिकी संचार का प्रयोग क्या कहलाता है? तो अगर हम गवर्नमेंट के काम में इसको देखेंगे तो इसे हम ई गवर्नेंस कहेंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे मनरेगा कहा गया है, निर्धारित वर्ष में 2014 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो ई गवर्नेंस के माध्यम से ये पुरस्कार गुजरात राज्य को दिया गया। राज्य और नागरिकों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को, इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो इसे हम G2C कहते हैं। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा आईसीटी के विकास के लिए कितने बजट का प्रावधान है? 3% बजट है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के जन्मदाता कौन है? राजीव गांधी हैं। ई गवर्नेंस के लिए कितनी प्रक्रियाएं की जाती हैं जिनमें असुमेलित है? तो जो ई गवर्नेंस के लिए प्रक्रिया की जाती है, तो जो असुमेलित है, इसमें हम देखेंगे तो डिफरेंट प्रक्रियाओं में हमें G2P का कोई फॉर्मेट नहीं मिलता है। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू कॉमन एंड G2G गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट, भारत में सूचना तकनीकी कब लागू की गई? तो भारत में सूचना तकनीकी का प्रसारण जो है वो हमारा 18 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा। भारत में गवर्नेंस के रूप में किसको मनाया गया है? तो ई गवर्नेंस के रूप में 2001 को मनाया गया है। 13 दिसंबर 2012 को जिले में इलेट्स टेक्नोमीडिया के नाम से नॉलेज फोरम एक्सचेंज एनईएफ का आयोजन कहां पर किया गया? तो नॉलेज एक्सचेंज फोरम, इसकी स्थापना हमारी उदयपुर में हुई है। नेक्स्ट है, सामान्य सेवा केंद्र, जिनको सीएससी कहा जाता है, मिशन मोड परियोजना है, ये किसके द्वारा संचालित की गई है? तो ये मिशन मोड परियोजना एकीकृत मिशन मॉडल के तहत बनाई गई है। राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो वेब पोर्टल डेवलप किया गया है वो राज्य दर्पण है। देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को क्या कहा है? तो इनके द्वारा ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस कहा गया है। राजस्थान में डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र कब से जारी किए जा रहे हैं? तो डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र 12 मई 2011 से राजस्थान में डेवलप किए जा रहे हैं। ई गवर्नेंस परियोजना का ई प्रशासन का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये कार्यक्रम हमारा 15 अगस्त 2002 में शुरू हुआ। CSC परियोजना हेतु राज्य स्तर पर चलाया जा रहा है। तो क्या चलाया जाता है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी और राजकोम दोनों चलाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ई गवर्नेंस योजना के कितने चरण हैं? तो इसके चरणों में 4 चरणों को हम जानते हैं। सीएससी परियोजना का प्रारंभ राजस्थान में कब किया गया? तो सीएससी परियोजना का प्रारंभ राजस्थान में 2009 में हुआ है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? तो ई मित्र एंड B2C दोनों चीजें आती हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। सी गवर्नेंस में उपलब्ध सेवाएं हैं B2C, G2C, B2C, B2B और उपरोक्त सभी। आपको ये ध्यान रखना है कि G इज फॉर गवर्नमेंट, C इज फॉर कॉमन एंड B इज फॉर बाय पीपल। सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ई गवर्नेंस केंद्र की कब स्थापना की गई है? तो सरकार द्वारा जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गवर्नेंस की स्थापना की गई है, वो स्थापना हमारी 15 अगस्त 2000 में की गई है। ई प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं? ये प्रशासन को पारदर्शी और मितव्ययी बनाता है, जिससे भ्रष्टाचार में मुक्ति मिलती है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन था, जिसमें कि सबसे पहले अंकों का प्रयोग किया गया है? तो ये ENIAC था।
सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? तो सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। निम्नलिखित में कौन सा डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का सही रूप है? तो वर्ल्ड वाइड वेब को इसके लिए हम जानते हैं। सीपीयू का अर्थ क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। कौन सा उत्पाद पेंटियम के ब्रांड से बेचा जा रहा है? तो जो पेंटियम है, पेंटियम आपका प्रोसेसर होता है और इसे हम माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जानते हैं। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन हैं? तो इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली नहीं है? साइबर स्पेस, प्रकाश भंडारण, अपलोड। तो प्रकाश भंडारण इसके लिए नहीं उपलब्ध होगा, यानी प्रकाश भंडारण को हम सूचना प्रौद्योगिकी से नहीं जोड़ते। ऑप्शन सी होगा। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस क्या है? तो जो सबसे ज़्यादा हमारी इनपुट डिवाइस आती है, उसके लिए हम वर्तमान में माउस को जानते हैं। माउस की क्लिकिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा हुआ है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हमारा एलन एम टूरिंग के द्वारा किया गया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इस कंप्यूटर में जो अंकीय कंप्यूटर था, उसमें वॉल्व का प्रयोग किया गया था, जिससे कि वो हीटिंग और प्रोसेसिंग में बहुत स्लो था। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन-सी है जो आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाती है? तो जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाने वाली हार्डवेयर डिवाइस है, उसे सीपीयू कहते हैं। किसी प्रोग्राम में बग का क्या अर्थ है? बग का अर्थ एक एरर के रूप में आता है, तो इसलिए हम एरर के रूप में इसे जानते हैं, गलती इसमें आती है। अनुपम क्या है? तो अनुपम हमारा एक सुपर कंप्यूटर है कि एक कौन-सी भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर योजना है? तो कौन-सी योजना भाभा सुपर कंप्यूटर के द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पे अनुपम सीरीज़ डेवलप की गई है। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट से लेके मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट कितने अंकों का बना होता है? तो ये जो 1 बाइट है, ये द्विधारी 8 अंकों का होता है। यहाँ पर याद रखेंगे कंप्यूटर में हम बाइनरी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज यूज़ होती है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इसे हम प्रोग्रामिंग के तौर पर जानते हैं। तो प्रोग्राम होता है ये। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास हमारी सीडैक ने किया है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो यह स्थायी स्मृति हमारी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। और निम्नलिखित में कौन-सा उपकरण निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें से अगर हम देखें तो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता ये हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पर इस यूनिट को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।